बैठकर कुछ अगर संवाद हो सकता है तो करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं सभी विश्वविद्यालयों के बैठकों में जाता हूँ, सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों से मिलता हूँ, उनके साथ बातें करता हूँ, उनको समझने का प्रयास करता हूँ। आज का कार्यक्रम दीक्षांत समारोह है, दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं है। शिक्षा का अंत नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंत तक शिक्षार्थी ही रहता है, छात्र रहता है। शिक्षा का कोई अंत नहीं हो सकता। ये एक दीक्षांत है, यानी आप सबको एक उपाधि मिल रही है। आप सब जिनको जहां आज उपाधि दी गई है, जिनको यहाँ स्वर्ण पदक भी दिया गया है, ऐसे सभी छात्राओं को और छात्राओं को ऐसा मेरा शब्द प्रयोग आ गया जिसके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया भी गया है। अब सभी छात्र और छात्राओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको आने वाले समय के लिए अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी शिक्षा हमको एक व्यक्ति निर्माण करने के लिए बाध्य करती है। हम व्यक्ति बन जाते हैं और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है। इसीलिए पूरे देश भर में एक शिक्षा का एक नया वातावरण आज बन रहा है। हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद जब शिक्षा नीति और शिक्षा देने का प्रयोजन हो गया, तब सबके सामने एक प्रश्न था कि हमारे नई पीढ़ी को, नए युवाओं को क्या शिक्षा दी जाए। दुर्भाग्य से उस समय के हमारे नेताओं ने, राजनेताओं ने और सत्ताधारी लोगों ने हमको नई शिक्षा नहीं दी। हमको बोला कि आपको जो शिक्षा अभी दी जा रही है, जो कुछ सैकड़ों वर्षों पूर्व, लगभग 200 वर्ष पूर्व से चली आ रही है, वही शिक्षा आपको पढ़नी होगी, करनी होगी। हमारे पास अवसर था, लेकिन हमारे पास सोच नहीं थी। हमारे पास अवसर थे कि हम नई शिक्षा लेकर, हमारी पुरातन संस्कृति की शिक्षा लेकर ही आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं कर पाया। हम नहीं किया, हमने छोड़ दिया उसको। परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि जो ब्रिटिश काल के लोग यहाँ शिक्षा नीति उन्होंने जो यहाँ लागू की थी, और जो वो चाहते थे कि हमारा देश हमेशा के लिए गुलाम रहे, गुलामी वृत्ति का रहे, वही अवसर फिर यहाँ आने के बाद भी हम वही शिक्षा नीति को लागू कर दिए और हम आगे बढ़ते गए। स्वाभाविक रूप से हमारी मानसिकता भी गुलामी की वैसी रह गई। आज अगर हम देखते हैं, कोई भी शिक्षा संस्थान, उसकी लेवल क्या है, उसका ग्रेड क्या है, ऐसा जब पूछा जाता है तो शिक्षा संस्थानों के जो प्रमुख लोग होते हैं वो हमको बताते हैं कि हमारे शिक्षा संस्थान में, हमारे इंस्टीट्यूट में शिक्षा लेकर बाहर जाने वाले सभी विद्यार्थियों का हमने प्लेसमेंट कर दिया है। प्लेसमेंट का अर्थ क्या होता है? कि उनको कहीं ना कहीं हमने नौकरी दी है। यानी हमारी शिक्षा इस दिशा में जा रही है कि हम नौकर ही बनेंगे। नौकरी देने वाला शिक्षा संस्थान सबसे ऊंचा शिक्षा संस्थान होता है, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, अच्छा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होता है। क्यों? वहां हमारा प्लेसमेंट 100% होता है। और उनके विज्ञापन भी हम जब देखते हैं तो हमारे विज्ञापन में वो आता ही है कि हमारे 100 विद्यार्थियों में से हमने 95% लोगों को हमने नौकरी दे दी है। नौकरी लेना देना, इसका मतलब यह है, अर्थ यह है
कि हम अभी भी गुलामी की मानसिकता में है। क्या हमारे यहाँ के सभी विद्यार्थी सोच नहीं सकते कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी के बजाय खुद का कुछ व्यवसाय करके दोनों पैरों पर खड़े रहकर यहां इस देश की इकोनॉमी में मेरा योगदान दे सकूंगा? हमारी शिक्षा इस दिशा में जाने की आवश्यकता थी। हमारे बच्चों का कोई दोष नहीं है। बच्चे अगर इस दिशा में सोचते हैं कि मुझे नौकरी करनी है, अगर यहां आए हुए, मैंने पूछ रहा था, मेरे साथ माननीय राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जी थे, वो भी पूछ रहे थे कि आपने क्या पढ़ाई की। बीएससी एग्रीकल्चर का मेडल लेने के लिए जब आते हैं तो मैंने पूछना चाहिए था, मैं पूछने का मेरा एक साहस नहीं हुआ, लेकिन कि आप क्या कर रहे हैं? आप बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री या एमएससी एग्रीकल्चर की डिग्री लेकर क्या करने वाले हैं? आप अपने वहां के रहने वाले विधायक से मिलेंगे, मंत्री जी से मिलेंगे और उनको बोलेंगे कि मेरे पास तो डिग्री है, आप मुझे कहीं न कहीं नौकरी दे दीजिए। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद भी हम उस मिट्टी का नहीं सोचते जिस मिट्टी ने हमको पाला पोसा है। हम सोचते हैं मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। हमारी मानसिकता ही ऐसी बन गई है। हमारे बच्चों का दोष नहीं है ऐसा जब मैं कहता हूं, मेरा दोष, मेरी उंगली जाती है हमारे अभिभावकों पर, हमारे पेरेंट्स पर। पेरेंट्स ने हमारी ऐसी मानसिकता, आपको पढ़ना है ना, आपको एमडी बनना है, एमबीबीएस बनना है, बस पैसा कमाने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं। और पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? नौकरी करो। इससे अलग कुछ सोच हमारे मन में आ सकती है क्या? मुझे लगता है आज की आवश्यकता है। हमारे देश भर में आज इतने सारे स्टार्टअप्स शुरू हो गए हैं, क्या हम उसका हिस्सा बन सकते हैं? बनने की आवश्यकता है। मैं जहां भी किसी भी विश्वविद्यालय में जाता हूं, यही पूछता हूं बच्चों, आप पढ़ने के बाद, बीकॉम या एमकॉम बनने के बाद, एलएलबी बनने के बाद क्या करने वाले हैं? सर्टिफिकेट लेकर हम नौकरी ढूंढने वाले हैं। मैं आपको किस्सा बताता हूँ, रामनाथ जी भी बता रहे थे किस्से, तो और मुझे भी बताने की सोच आ गई। मैं गोवा से आता हूँ। मैं गोवा में वहां के स्पीकर था, वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का अध्यक्ष था। और उस समय गोवा के, जिनका नाम आपने सुना होगा, मनोहर पर्रिकर वहां के मुख्यमंत्री थे। तो उनके साथ मैं एक चाहता था कि एग्रीकल्चर स्कूल खोलूं। तो मैंने मनोहर जी को बोला कि मुझे स्कूल खोलना चाहिए। मनोहर जी मुझे कहने लगे, स्कूल क्यों खोलते हो, आप एग्रीकल्चर कॉलेज खोल लीजिए। उस समय गोवा में कॉलेज नहीं था एग्रीकल्चर, और आज भी पिछले वर्ष ही एक पहला एग्रीकल्चर कॉलेज गोवा में आ गया है। तो मैंने कहा कि मुझे एग्रीकल्चर स्कूल खोलना है। तो मैंने कहा ठीक है। वो कहने लगे ठीक कि स्कूल मत खोलिए, कॉलेज कर दीजिए ना, मैं पूरी सुविधा आपको दे देता हूं। मैंने मनोहर जी से पूछा कि मनोहर जी, हम दोनों साथ में काम करने वाले, बचपन से साथ में ही काम करते थे, राजनीति में भी हम साथ में आ गए। तो मनोहर जी, हम ऐसे एक दूसरे से बहुत ही करीबी दोस्त थे। तो मनोहर जी को मैंने पूछा कि मनोहर जी, मैंने बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिया, वहाँ बीएससी की पढ़ाई होगी, वहाँ एमएससी की पढ़ाई होगी, और उसके बाद वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो बच्चे तुम्हारे पास और मेरे पास आ जाएंगे सर्टिफिकेट लेकर, मैंने एमएससी एग्रीकल्चर कर दिया है, मुझे कहाँ डायरेक्टर एग्रीकल्चर का या कोई साइंटिस्ट एग्रीकल्चर की नौकरी दे दीजिए ना, नौकरी ढूंढेंगे ना। मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मैंने स्कूल खोला इसलिए कि शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज करेंगे कि जो मिट्टी में जाकर वहां की फर्टिलाइजर, उसकी टेस्टिंग करेगा मिट्टी का, और वहां हमारे सभी वहां के किसान बंधु हैं उनको मार्गदर्शन करेगा। खुद जाकर वहां मिट्टी में कुछ उगाने का क्या कोर्स है उसका प्रयास करेगा।
क्या मिट्टी में आ सकता है, फर्टिलाइजर उसकी फर्टिलिटी देखकर वहां क्या आ सकता है, यह सोचेगा और खुद जाकर मिट्टी में काम करेगा। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मैं आपको और एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मैं इसके पूर्व हिमाचल में राज्यपाल था, तो वहां प्राकृतिक खेती पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, आज भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो इस एक कार्यक्रम में मैं गया, तो प्राकृतिक खेती पर वहां मंच पर से एक महिला, बच्ची थी वैसे, यानी युवा थी, वो वहां आकर खड़ी हो गई और खड़ा आकर उसने खुद का अनुभव बताने लगी। मैंने उस अपने बहन को पूछा कि बहन आप जरा रुकिए, मुझे एक बताइए आप कहाँ तक पढ़ी है? वो एग्रीकल्चर काम करती थी, मिट्टी में काम करती थी, प्राकृतिक खेती के आधार पर काम कर रही थी। मुझे बताने लगी, सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैंने पूछा तो फिर? मुंबई के बाजू में ठाणे नाम का गांव है, वहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बहुत बड़ी कंपनी है, वहां मैं काम कर रही थी। वो नौकरी छोड़कर वो मिट्टी में काम करने के लिए आई है। मैंने पूछा आप क्या कमाती है? वहां जितना मैं कमाती थी उससे दुगना मैं मेरे खेती में कमाती हूं। This is what we need to have in our youths. ऐसी सोच हमारे बीच अगर आती है, तब हमको लगेगा कि हाँ, हमारी शिक्षा आज कुछ रंग लाई है, कुछ हमको दे रही है। हमारी शिक्षा हमारी मानसिकता बदलने के लिए बाध्य होनी चाहिए। एक इकोनॉमिस्ट ने कहा है, इंडियन यूथ प्रीफर्स गारंटेड पॉवर्टी। नौकरी करना यानी गारंटेड पॉवर्टी है। आपकी तनख्वाह कितनी है, आपका पेमेंट हर महीने आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। 1 लाख है तो 1 लाख हो जाएगी, वो 2 लाख नहीं बनेगी। इंडियन यूथ प्रीफर्स गारंटेड पॉवर्टी टू रिस्की प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी जो होती है वो रिस्की होती है और रिस्क लेनी चाहिए। रिस्क लेने के लिए आप जैसे और कोई अच्छे लोग हो सकते हैं क्या? हमारी युवा शक्ति ही रिस्क ले सकती है। आप इसके लिए रिस्क लेने का सोच लीजिए एक बार। गारंटेड पॉवर्टी नहीं चाहिए हमको। तनख्वाह मुझे हर महीने मिल जाएगी, जितनी भी बस उतना। आपने ज्यादा 1-2 घंटे ज्यादा काम किया इसलिए आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, परंतु 2 घंटे आपने अपने मिट्टी में काम किया, आपके कारखाने में काम किया, आपके फैक्ट्री में काम किया, आपके खुद के ऑफिस में काम किया, तो मुझे निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आपकी आय दुगनी भी हो सकती है। सोच लीजिए कि आप नौकर बनना चाहेंगे या क्या बनना है। मुझे आपसे एक ही प्रश्न पूछना है। आप आज इस चौराहे पर खड़े हैं, आगे जाकर आपको करना क्या है वो आप सोचने वाले हैं, तय करने वाले हैं। यू हैव टू डिसाइड वेदर यू विल बी जॉब सीकर और जॉब गिवर। आप जॉब देने वाले बनने वाले हैं या नौकरी मांगने वाले बनने वाले हैं, यह सोचने का समय है मेरे दोस्तों आज। इसलिए इस दिशा में जाने की आवश्यकता है, इसलिए इस दिशा में सोचने की जरूरत है। आज का दीक्षांत समारोह हमको यही उपदेश देगा कि बाहर जाकर मैं मेरा सर्टिफिकेट दिखाकर क्या करूंगा, नौकरी मांगूंगा या नौकरी देने वाला बनूंगा। बिहार में अपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। केंद्र सरकार और अपने राज्य सरकार इसके लिए बहुत सारी मदद करते हैं। जो स्टार्टअप्स है उसके लिए जरा देख लीजिए कितने सारे हैं। आज हमारे बिहार के विश्वविद्यालयों में इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन मैंने अभी निश्चय कर दिया है, हर यूनिवर्सिटी में, माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे हमको, शिक्षा मंत्री जी, 37 विश्वविद्यालय अपने प्रदेश में है, शिक्षा संस्थान वगैरह मिलाकर। सरकारी संस्थान लगभग 17 और 3 ऐसे 20 हैं। ऐसे सभी संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल करने की मैंने सोच ली है। वहां नौकरी देने वाले नहीं, नौकरी देने वाले निर्माण करेंगे, लेने वाले नहीं। खुद के पैरों पर खड़ा रहकर अपना एक खुद का व्यवसाय निर्माण करेंगे। यह सोच हमारे बच्चों आज अपने बीच आनी चाहिए।
मुझे लगता है इस दिशा में हम सबको प्रयास करने की जरूरत है। आज आप यहाँ ऐसे चौराहे पर खड़े हैं, समाज में आप जाएंगे और समाज में आप जाएंगे तब आपकी पहचान आपके डिग्री के ऊपर कोई नहीं रहेगी। आपकी पहचान आपके व्यवहार के ऊपर रहेगी। आप कैसे बोलते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे बैठते हैं, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसके ऊपर आपकी पहचान रहेगी। हर बार आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने एमबीबीएस कब किया, आपने एमएससी कब किया और आपने एमकॉम कब किया, कितने परसेंट मार्क मिले, कोई नहीं पूछेगा। इसके लोगों की सोच अलग होती है, समाज अलग दिशा में सोचता है, देखता है। आपको परखेगा आपके व्यवहार के ऊपर। आपका व्यवहार कैसा रहेगा, आपकी सोच क्या रहेगी, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार बर्ताव करते हैं, इसके आधार पर वो कहेंगे कि आप गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का एक अलग सा एक नाम है अपने प्रदेश में है। अपने प्रदेश में इस विश्वविद्यालय के प्रति जो एक भावना है मैंने देखी है पिछले एक वर्ष में। मैं यहाँ और भी एक बार पहले आया भी था और मैंने देखा है सब आपका काम कैसे चल रहा है और इस काम के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक आपके पास यहाँ अनुशासन की आवश्यकता है, डिसिप्लिन की, जहां इसका उल्लेख भी हुआ। ये सब होने की आवश्यकता